आज हम इतिहास के पन्नों में गहरा गोता लगा रहे हैं। बात होगी दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 तक। मतलब 320 साल का एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें 5 अलग अलग राजवंशों की कहानियां बताते हैं। लेकिन आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन कब आया और गया। सवाल ये है कि मुट्ठी भर विदेशी शासक इतने विशाल और विविध देश पर 300 से ज्यादा सालों तक शासन करने में कामयाब कैसे हुए। बिल्कुल। उनकी सफलता के पीछे की रणनीति क्या थी और आखिर वो कौन सी दरारें थीं जिनसे ये सल्तनत बिखर गई। और यही सवाल इस पूरे दौर की कुंजी है। ये सिर्फ तलवार के जोर की कहानी नहीं है, बल्कि ये लगातार किए गए प्रयोगों, प्रशासनिक नवाचारों और एक सांस्कृतिक लेनदेन की कहानी है। अच्छा। हो या अंदरूनी विद्रोह। और इस पूरी प्रक्रिया में अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसी साझा संस्कृति की नींव रखी जिसकी छाप आज भी हमारी वास्तुकला, भाषा और प्रशासन पर दिखाई देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले राजवंश यानी गुलाम या मामलुक वंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन एक नई सल्तनत को जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हो, सिर्फ एक मीनार से तो ज्यादा की जरूरत रही होगी ना। इसे एक साम्राज्य का रूप किसने दिया? वो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, जिन्हें सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने समझा कि सिर्फ इलाके जीतना काफी नहीं है, उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और यहीं से इक्ता प्रणाली का जन्म हुआ। इक्ता प्रणाली? हाँ, और ये सिर्फ जमीन बांटने का तरीका नहीं था, ये एक जीनियस प्रशासनिक समाधान था। कैसे? सुल्तान अपने सबसे भरोसेमंद कमांडरों को अलग अलग इलाकों का इक्ता सौंपता था। कमांडर की जिम्मेदारी थी उस इलाके से राजस्व वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मुहैया कराना। अच्छा। इससे दिल्ली में बैठे सुल्तान का नियंत्रण दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया, और वो भी बिना एक विशाल केंद्रीय नौकरशाही बनाए। यानी एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि शासन चलाना आसान हो जाए। और इल्तुतमिश ने ही तो शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किए थे। हाँ। इसका क्या महत्व था? बहुत ज्यादा। सिक्के सिर्फ लेनदेन का माध्यम नहीं होते, वे संप्रभुता का प्रतीक होते हैं। अपने नाम के सिक्के जारी करके इल्तुतमिश ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली सल्तनत अब कोई छोटी मोटी जागीर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली साम्राज्य है। लेकिन यहीं उन्होंने एक ऐसी चीज भी बनाई जो आगे चलकर सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। वो थी तुर्काने चहलगानी, यानी 40 वफादार तुर्की गुलाम सरदारों का एक समूह। इल्तुतमिश ने तो इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बनाया होगा, पर यही समूह उनकी बेटी रजिया सुल्तान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो उस दौर के लिए क्रांतिकारी कदम था। लेकिन क्या तुर्की अमीर इस फैसले को आसानी से पचा पाए? बिल्कुल नहीं। और यहीं सल्तनत का असली सत्ता संघर्ष दिखता है। सुल्तान चाहता था कि गद्दी का फैसला योग्यता से हो, लेकिन चहलगानी इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानता था। मतलब उनके लिए एक महिला का शासन करना? हाँ, और पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार चलाना, ये सब असहनीय था। रजिया का पूरा शासनकाल इसी टकराव की कहानी है, जो दिखाती है कि सुल्तान की इच्छा और शक्तिशाली अमीरों के गुट के बीच की खींचतान कितनी जबरदस्त थी। और इस खींचतान का अंत किया गयासुद्दीन बलबन ने, जो खुद उसी चहलगानी का हिस्सा था। ये दिलचस्प है कि सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले उसी समूह को खत्म कर दिया जिसने उसे बनाया था। क्या ये डर था कि जो उसने किया कोई और भी कर सकता है? ठीक यही बात थी। बलबन जानता था कि सुल्तान को अगर सच में सुल्तान बनना है तो उसे अमीरों के इस गुट से ऊपर उठना होगा। उसका पूरा जोर सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित करने पर था। इसीलिए उसने वो सिजदा और पैबूस जैसी ईरानी दरबारी प्रथाएं शुरू की। हाँ, और ये सिर्फ अजीब रस्में नहीं थीं। जब बड़े बड़े सरदार सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर उसके कदम चूमते थे, तो ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश होता था कि सुल्तान आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अपनी ताकत दिखाने के लिए। बिल्कुल। और इस दावे को मजबूती देने के लिए उसने एक अलग सैन्य विभाग, दीवान आरिज बनाया, ताकि उसकी सत्ता को कोई चुनौती न दे सके। तो गुलाम वंश ने सल्तनत का एक ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन इस ढांचे की असली परीक्षा तब हुई जब खिलजी वंश सत्ता में आया, और खासकर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जिसने उसकी नीतियों को आकार दिया? एक शब्द में कहें तो मंगोल। मंगोल।
उत्तर पश्चिम से लगातार होने वाले मंगोल आक्रमण सल्तनत के अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा थे। अलाउद्दीन समझ गया था कि इनसे निपटने के लिए एक विशाल, स्थायी और वफादार सेना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी सेना का खर्च खजाने पर भारी पड़ रहा था, और यही उसकी प्रतिभा दिखती है। और यहीं से उसकी मशहूर बाजार नियंत्रण नीति का जन्म हुआ। ये सिर्फ महंगाई रोकने का उपाय नहीं था। नहीं, ये असल में एक सैन्य रणनीति थी जिसे आर्थिक नीति का चोला पहनाया गया था। उसका तर्क सीधा था, अगर मैं सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा सकता तो मैं बाजार में हर चीज की कीमत इतनी कम कर दूंगा कि वे कम वेतन में भी आराम से गुजारा कर सकें। क्या बात है। उसने अनाज, कपड़े, घोड़े, दास, हर चीज की कीमत तय कर दी। और इसे लागू करने के लिए शाहाना मंडी नाम के अधिकारियों का एक ऐसा तंत्र बनाया जो जरा सी भी हेराफेरी करने पर व्यापारियों को कठोर सजा देता था। और सेना में सुधार? हाँ, उसने सेना को पेशेवर बनाया, सैनिकों का पूरा हुलिया लिखने यानी चेहरा और घोड़ों को दागने यानी दाग की प्रथा शुरू की, ताकि भ्रष्टाचार और धोखेबाजी को रोका जा सके। अलाउद्दीन ने सल्तनत को एक फौलादी ढांचे में कस लिया था, लेकिन इस ढांचे की असली परीक्षा तब हुई जब सत्ता एक ऐसे सुल्तान के हाथ में आई जिसकी सोच समय से सदियों आगे थी, पर जिसका अमल हमेशा विवादों में रहा। और यहीं से तुगलक वंश का नाटकीय दौर शुरू होता है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास के सबसे दिलचस्प पात्रों में से एक है। उसकी योजनाएं सैद्धांतिक रूप से बहुत शानदार थीं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर। जैसे राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाने का फैसला। हाँ, इसके पीछे का विचार रणनीतिक रूप से बहुत अच्छा था। दौलताबाद भारत के केंद्र में था, जहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पर बराबर नियंत्रण रखा जा सकता था। लेकिन उसका तरीका विनाशकारी था। उसने सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि दिल्ली के पूरी आबादी को 700 मील पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। ये एक मानवीय त्रासदी साबित हुई। और उसकी सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रयोग, ये तो आज की कागजी मुद्रा जैसा ही एक विचार था, फिर ये असफल क्यों हुआ? विचार क्रांतिकारी था, पर अमल में चूक हो गई। उसने चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य के तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन वह सिक्कों की ढलाई पर सरकारी एकाधिकार कायम नहीं रख पाया। ओहो। नतीजा, जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब में लिखते हैं कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। बाजार में जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई और पूरी अर्थव्यवस्था ढह गई। लेकिन हमें उसके सकारात्मक कदम भी नहीं भूलने चाहिए। बिल्कुल। कृषि के लिए दीवान-ए-अमीर कोही नाम का एक अलग विभाग बनाना एक दूरदर्शी कदम था, जिसका काम किसानों को बीज और उपकरण के लिए लोन देना था। मोहम्मद बिन तुगलक के इन तूफानी प्रयोगों के बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जो बिल्कुल विपरीत थे। उनका जोर कल्याणकारी कामों पर ज्यादा था, है ना? हाँ, फिरोज ने सल्तनत के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। दीवाने खैरात मतलब दान विभाग और दीवाने बंदगान दासों के लिए विभाग, इनकी स्थापना की। उसने नहरों का एक बड़ा जाल बिछवाया, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। लेकिन उनके कुछ फैसले विवादास्पद भी थे। हाँ, जैसे उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिन्हें पहले इससे छूट मिली हुई थी। और वो सिंचाई वाला कर, हक-ए-शौर्ब, सिंचाई की सुविधा देने के बदले में उन्होंने ये एक नया सिंचाई कर भी लगाया। उनकी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही हमें दिखाती है कि वो एक जटिल शासक थे, जो धर्म और प्रशासन को अपनी समझ के हिसाब से चला रहे थे। तुगलक वंश के पतन के बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। सैयद वंश का दौर तो बहुत छोटा और महत्वहीन सा रहा। फिर सल्तनत की बागडोर आखिरी वंश लोधी वंश के हाथ में आई। ये पहले के तुर्की शासकों से कैसे अलग थे? लोधी मूल रूप से अफगान थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोधी हुए। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, आगरा शहर की स्थापना? हाँ, और ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये एक रणनीतिक चाल थी जिससे वो गंगा के उपजाऊ मैदान और पूर्वी राजस्थान के व्यापार मार्गों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते थे। और जमीन मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी नाम का एक नया पैमाना भी उन्होंने ही शुरू किया था। बिल्कुल, जिससे राजस्व प्रणाली में काफी सुधार हुआ। इन सुल्तानों की छवि तो अक्सर लड़ाकों और प्रशासकों की होती है। क्या हमारे स्रोत उनकी किसी और रुचि के बारे में भी बताते हैं, जैसे कला या साहित्य? हाँ, बताते हैं। सिकंदर लोधी एक बेहतरीन कवि भी थे
और गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। गुलरुखी? ये दिखाता है कि ये शासक सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के पारखी भी थे। लेकिन लोधी वंश का अंत अच्छा नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी। हाँ, उनके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी अपने ही अफगान सरदारों का भरोसा खो बैठे। वह उन्हें बराबर का समझने की बजाय उन पर अपनी तानाशाही चलाना चाहते थे, और इन्हीं नाराज सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और यहीं से 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई का मंच तैयार हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। तो इन 320 सालों का निचोड़ क्या है? सल्तनत ने पीछे क्या छोड़ा? चलिए वास्तुकला से शुरू करते हैं। यहाँ तो वाकई कमाल ही हुआ। ये सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं था, ये बनाने के तरीके में एक क्रांति थी। तुर्की शासक अपने साथ दो नई चीजें लेकर आए, सच्चा मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम। सच्चा मेहराब, हाँ, और यहाँ वॉजवेर मेहराब का जिक्र जरूरी है। इसका मतलब था कि अब कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह तराशना और जमाना सीख लिया था कि वे अपना वजन खुद उठा सकें। इससे पहले हमें मेहराब के नीचे एक सहारा या बीम चाहिए होता था। अच्छा। इस तकनीक ने भारत में विशाल और बिना खम्भों वाले हॉल और भव्य दरवाजे बनाने का रास्ता खोल दिया। कुतुब मीनार से लेकर अलाई दरवाजे तक हम इस शैली को विकसित होते हुए देखते हैं। और हर वंश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी, है ना? हाँ, खिलजी वास्तुकला में आपको अलंकरण और सुंदरता दिखेगी। तुगलक काल की इमारतें मंगोल हमलों के डर को दर्शाती हैं। उनकी दीवारें ढलवां और बेहद मोटी हैं, जैसे तुगलकाबाद का किला। मतलब भव्यता से ज्यादा मजबूती पर जोर है। बिल्कुल। और लोधी काल में दोहरे गुंबद की तकनीक का विकास हुआ, जिससे इमारत का बाहरी और भीतरी संतुलन शानदार हो गया। वास्तुकला के अलावा इस दौर की सबसे बड़ी देन शायद साहित्य है, और जब साहित्य की बात हो तो अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने 9 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो सिर्फ एक दरबारी कवि नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक पुल थे। वो पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को इतने गर्व के साथ अपनाया और उसके बारे में लिखा। अपनी रचना नूए से पहर में वो भारत की जलवायु, यहाँ के पशु पक्षियों, भाषाओं और ज्ञान विज्ञान की जमकर तारीफ करते हैं और भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताते हैं। और खजाइनुल फुतूह में तो वे अलाउद्दीन खिलजी की जीतों का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। हाँ, वे इतिहासकार, कवि, संगीतकार सब कुछ थे। और हमें मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता को भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी किताब किताबुल रहला उस दौर को समझने के लिए एक बेशकीमती खजाना है। बिल्कुल। दरबारी इतिहासकार हमें वही बताते हैं जो सुल्तान सुनना चाहता था, लेकिन इब्न बतूता एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से समाज को देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि उस समय की डाक व्यवस्था, जिसे वो दावा कहते हैं, कितनी कुशल थी। अच्छा। घोड़ों और पैदल धावकों के जरिए कुछ ही दिनों में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंचती थी। वो बाजारों की रौनक, रीति रिवाजों और मोहम्मद बिन तुगलक के सन की दरबार का भी बड़ा सजीव चित्रण करते हैं। और इन सब में जो सबसे स्थायी विरासत बनी वो थी एक नई जुबान का जन्म। हाँ, सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी, लेकिन आम लोग जो भाषा बोलते थे वो थी खड़ी बोली या हिंदवी। तो सेना की छावनियों में, सूफी खानकाहों में, बाजारों में। बिल्कुल। जब फारसी और हिंदवी के शब्द घुले मिले तो एक नई खूबसूरत जुबान ने जन्म लिया, उर्दू। अमीर खुसरो ने खुद इस नई जुबान में पहेलियां और कविताएं लिखीं। ये भाषा इस दौर के सांस्कृतिक संगम का सबसे जीता जागता सबूत है। तो ये था दिल्ली सल्तनत का सफर, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर एक विशाल साम्राज्य तक, और फिर उसका पतन। हमने सैन्य सुधार, आर्थिक प्रयोग, शानदार वास्तुकला और एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा को देखा। ये कहानी है कि कैसे टकराव और सहयोग साथ साथ चलते हैं और एक नई पहचान को जन्म देते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, चाहे वो ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख हो, इब्न बतूता का सफ़रनामा हो या अमीर खुसरो की कविताएं, ये सब हमें सुल्तानों, अमीरों और शहरों की कहानी बताते हैं। ऊपर की तबके की कहानी। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बड़े बड़े बदलाव प्रशासन में, भाषा में, वास्तुकला में जो ऊपर से किए जा रहे थे, उनका असर उस विशाल आबादी पर कैसे पड़ रहा था जो गांव में रहती थी। सही बात है। एक आम किसान की जिंदगी इन 320 सालों में कैसे बदली होगी? शायद असली इतिहास उन्हीं अनकही कहानियों में छिपा है।